आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो हेरिडिटी, जो कि सबसे छोटा चैप्टर है। पूरे बायोलॉजी का चैप्टर ले ले तो भी, या फिर पूरे साइंस का ही चैप्टर हम लोग उठा ले तो भी बहुत छोटा चैप्टर है। तो इस चैप्टर को झटपट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा हेरिडिटी के साथ। देन फिर हम लोग वेरिएशन को देखेंगे, उसके बाद अलील के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर मेंडल जी आएंगे, मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या स्टडी की, उनके लॉ जो उन्होंने दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उन सब पे देखेंगे। 3 लॉ उन्होंने दिए थे बेसिकली। फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस, देन डाई हाइब्रिड क्रॉस, एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद हम लोग थर्ड लॉ देखेंगे मेंडल का। और लास्ट टॉपिक है हम लोग का सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके साथ हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी लोग। हेरिडिटी क्या है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कैसे ट्रेड पास हो रहे हैं, कहाँ से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रेड का पासमेंट। किसका पासमेंट? ट्रेड्स का, कैरेक्टर का पासमेंट। कहाँ से कहाँ पास होगा? तो पेरेंट से पास होगा, किसमें? ऑफस्प्रिंग में पास होगा। किसके थ्रू? तो जीन्स के थ्रू पास होगा। किसके थ्रू पास हो रहा है? जीन्स के थ्रू पास हो रहा है। कहाँ से कहाँ? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट से बच्चों के अंदर क्या पास हो रहा है? तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, माँ बाप का फीचर बच्चों के अंदर आ रहा है। अब कैसा फीचर? जैसे कि मेरे बाल का कलर, मेरे आईबॉल का कलर, मेरा हाइट, मेरा ब्लड ग्रुप, ये सब क्या है? पेरेंट्स से ही मेरे अंदर आ रहा है। अब हेरिडिटी के अंदर और जानने से पहले हम लोग कुछ कुछ टर्म के बारे में जानेंगे, जैसे कि डीएनए, जीन, क्रोमोसोम। जानना तो 9th में ही था, लेकिन आप लोग को 9th में पढ़े कहाँ होगे। तो स्टार्ट करते हैं। डीएनए क्या होता है? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो कि हेलिकल इन शेप होता है। हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से घुमा हुआ एस, दो साइड से एस बना दो, बस हो गया। ये क्या होता है ना कि हेरिडिटी का यूनिट होता है। इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब क्या? मतलब ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन कैरी करता है ना कि बॉडी का ढांचा कैसे बने। अब हाथ की जगह पैर बन जाएगा, मुंह की जगह नाक बन जाएगा, तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। इसी चीज को एकदम इक्वल लेवल में रखने के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है हर जगह कि भाई तुम यहाँ हो, तुम यही काम करो, तुम यही चीज बनो, तुम आंख नाक ये सब मत बनो, वहां जो काम दिया गया तुम वही बनो। इसी इंफॉर्मेशन के अंदर होता है वो चीज। अब जीन क्या है? डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, जैसे ये कैंची क्या कर रहा है? डीएनए को काट रहा है। काट दिया, काट करके एक छोटा सा सेगमेंट निकाल लिया। अब ये सेगमेंट क्या है? जीन है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है कि कौन सा ट्रेड को वो कंट्रोल करेगा। अब जीन क्या होता है? ट्रेड्स को कंट्रोल करके रखता है। जीन के अंदर बहुत सी चीजों का ट्रेड्स होता है। मतलब ट्रेड्स मतलब क्या हो गया? ट्रेड्स मतलब वही चीज हो गया कि हाइट वगैरह कितना होगा, आईबॉल का शेप कैसा होगा, कलर कैसा होगा, ये सब चीजें। अब थर्ड है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कुछ नहीं है, बस डीएनए को ही समझ लो क्रोमोजोम में। डीएनए को ही अगर क्रोमोजोम समझ लेंगे तभी क्रोमोजोम आया काहे, उसका भी तो कोई कारण होगा। उसका कारण ये है कि जब डीएनए थिक फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में हो जाता है। कब कंडेंस फॉर्म में होगा? तो सेल डिवीजन के टाइम में। ये जो गोल गोल दिख रहा है इसके अंदर एक्स एक्स शेप, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये डीएनए ही है। ये डीएनए अपने आप को कंडेंस कर लिया एक्स शेप में, क्योंकि डीएनए बहुत लंबा होता है, 2.2 मीटर का लॉन्ग होता है, 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। इतना मीटर लॉन्ग हमारे सेल के अंदर होता है। अब सेल कितना छोटा होता है समझ लो। उससे ऑफ स्प्रिंग के अंदर जाना, मतलब पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के अंदर जाना है, तो वो कैसे जाएगा? डुप्लीकेट होगा तभी नहीं जाएगा। तो अपने आप को ये डबल करने के लिए कंडेंस होते हैं। और ये कब दिखेंगे क्रोमोसोम? से सेल डिवीजन के टाइम में दिखेंगे। नेक्स्ट है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस आप लोगों को दिखेगा ना। अब ऐसा नहीं है कि आज हम ये कर रहे हैं फिर कल वो किए तो चेंज आ गया मेरे में। मतलब आज हम 24 घंटा मोबाइल देखें, कल मात्र 2 घंटा मोबाइल देखें तो एक चेंज आ गया, वैसा चेंज वेरिएशन वाला नहीं होता। वेरिएशन मतलब क्या? इंडिविजुअल स्पीसीज के ही अंदर इंडिविजुअल में चेंज आना, या फिर पेरेंट्स से जब कोई ट्रेड्स या जीन कोई आते हैं ऑफ स्प्रिंग में तो उनके अंदर स्लाइटली चेंज हो जाना। अभी भी नहीं समझ में आया तो समझो। जैसे एक काऊ है, मेरा ड्राइंग थोड़ा बेकार है, बस समझने के लिए समझ लो। काऊ तो लग नहीं रहा होगा, पता नहीं क्या लग रहा होगा, ठीक है। मुझे पता है मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है। चलो, इस काऊ के ऊपर है ये रेड रेड ब्राउन ब्राउन पैच, ठीक है। अब ऐसे ही एक और काऊ है, इसके अंदर कौन सा कलर है? इसके अंदर येलो कलर है। इसके अंदर येलो कलर का पैच आ गया। येलो नहीं, नीला ले लेते हैं, नील काऊ। देखो, स्पीसीज दोनों काऊ ही है,
लेकिन एक के ऊपर क्या है ब्राउन पैच, एक के ऊपर क्या है ब्लू पैच। तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल में ही चेंज आ गया। अब ह्यूमन में लेके समझाते हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा 2 बच्चे को जन्म दिए, एक मेरा भाई और एक हम। क्या मेरा चेहरा मेरे भाई के साथ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। भाई छोड़ दो, बहन ही है मेरी, तो क्या मेरा और मेरी बहन का चेहरा मिलेगा? जब तक हम दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स ना हो तब तक हम दोनों का चेहरा नहीं मिलेगा। तो ये क्यों हुआ? ये वेरिएशन के ही कारण हो पाया है। आइडेंटिकल ट्विन्स का कंडीशन छोड़ के हम बोल रहे हैं, उसको गिन नहीं लेना है कि आइडेंटिकल ट्विन में तो मैम दोनों का चेहरा सेम हो जाता है, तो उसका नहीं बात कर रहे हम लोग। यहाँ पे क्या हो गया, हम दोनों का चेहरा अलग है क्योंकि वेरिएशन हुआ, कहीं ना कहीं स्लाइट चेंज हुआ है डीएनए में हमारे, तभी हम दोनों अलग हुए हैं, वरना हम दोनों क्या होते सेम ही पर्सन हो जाते फिर तो वेरिएशन क्या होता है कि डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक अमंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज एंड आल्सो बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग के भी बीच में कोई ना कोई वेरिएशन रहता ही है। चलिए देखते हैं अब ये वेरिएशन होता कैसे एक्चुअली। तो जब डीएनए अपने आप को कॉपी कर रहा होता है ना, एक डीएनए से दूसरा डीएनए जब बनते रहता है सेल डिवीजन के टाइम में, तो क्या होता है थोड़ा बहुत एरर्स आ जाते हैं। अब कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो होगा, मतलब सेल के अंदर कोई भी रिएक्शन आप लोग ले रहे हो जिसमें बायो बायो लिविंग के अंदर हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि एक्जैक्ट डिट्टो सेम ही हो वो चीज। थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना तो कहीं 19-20 तो होगा ही, थोड़ा बहुत तो चेंज आ ही जाता है ना भाई। उतना कौन मेंटेन करके रख पाता है कि एकदम A to Z डिट्टो कॉपी कर ले। अगर आप लोग पेपर भी कॉपी कर रहे होते ना, डिट्टो कॉपी आप लोग नहीं कर पाइए, कहीं ना कहीं आप लोग फुल स्टॉप भी है ना अलग दे दोगे। तो वही होता है कि फुल स्टॉप का भी डिफरेंस आ जाता है, तो वही स्मॉल एरर आ जाता है जिसके कारण क्या होता है वेरिएशन हो जाता है। अब जब वेरिएशन एक्यूमुलेट होते चला जाएगा, एक के बाद एक वेरिएशन हो रहा है, एक्यूमुलेट होते जा रहा है, तो वो क्या होगा इवोल्यूशन का शेप ले लेगा। इवोल्यूशन का शेप ले लेगा कैसे? अब जैसे हम लोग एप से बंदर से ही तो ह्यूमन बने हैं, तो ह्यूमन बनने के टाइम में क्या हुआ, हमारे अंदर क्या बहुत से वेरिएशंस होते गए, वो वेरिएशन क्या हुआ एक्यूमुलेट होते गए, एक जगह इकट्ठा होते जाए, और क्या कि वो पूरा डिट्टो अलग, मतलब एक अलग ही स्पीसीज बना दी है। तो वेरिएशन से ही निकलेगा तो इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन तो हमें पढ़ना ही नहीं है, झंझट नहीं है उसका, हटाओ। अब यहाँ पे व्हाई इट इज नेसेसरी, वेरिएशन जरूरी क्यों है वेरिएशन? तो वेरिएशन जरूरी इसलिए है सर्वाइवल के लिए। डार्विन का एक लॉ है, जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट है वही सर्वाइव कर पाएगा। अब हमारा इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट तो हमारा चेंज हो रहा है, देखिए चेंजिंग इन्वायरमेंट है। अगर हम लोग अपने इन्वायरमेंट के साथ खुद को ढालेंगे नहीं, अडप्ट नहीं करेंगे, तो हमारा सर्वाइवल क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, हम रह ही नहीं पाएंगे जिंदा। और वेरिएशन को सबसे ज्यादा ब्रिंग कौन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा वेरिएशन आप लोग को दिखेगा। ये जो डायग्राम में बनाई हूँ, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ क्या है, एक बैक्टीरिया है, सबसे टॉप पे एक बैक्टीरिया है, वो अपने आप को क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड करके 2 बैक्टीरिया बना दिया। अब देखिए एक बैक्टीरिया में तो नो चेंज, कोई वेरिएशन नहीं आया है, दूसरे में हल्का सा वेरिएशन दिख रहा होगा, ऊपर टॉप पे रेड है, हल्का सा वेरिएशन आ गया। अब ये बैक्टीरिया अपने आप को क्या किया, डिवाइड किया, 2 में डिवाइड किया। तो इसका जो ऑफस्प्रिंग है, इसमें देखिए इसमें हल्का सा वेरिएशन है, और इस वाले में उससे थोड़ा ज्यादा वेरिएशन है। अब इसमें देखिए, इसमें जो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था, ये जब ऑफस्प्रिंग दिया तो इसके अंदर थोड़ा चेंज आया है, इसके अंदर थोड़ा चेंज आया, इसके अंदर थोड़ा ज्यादा चेंज आया, लेकिन वेरिएशन दिखा है। इसमें भले ही नहीं दिखे हो, इस जनरेशन में हमें वेरिएशन नहीं दिखा हो, लेकिन दूसरे जनरेशन में हमें वेरिएशन दिखेगा। इसमें तो यहाँ भी दिखा, यहाँ भी दिखा, यहाँ भी दिखा। तो 2 चीजें यहाँ पे बताई गई है कि पहला जनरेशन में वेरिएशन दिखेगा या फिर नहीं भी दिखेगा, लेकिन दूसरा जनरेशन होगा उसमें हमें वेरिएशन जरूर दिखेगा। तो इस डायग्राम से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे, या फिर आए हुए हैं पीवाईक्यू में, आप लोग देख लेना और बना लेना। चलिए वेरिएशन तो हो गया, अब बात है ट्रेड्स की। ट्रेड्स क्या है, जो इतना बात कर रहे हैं, ट्रेड्स पास होता है, ये पास होता है, वो पास होता है, तो ये ट्रेड्स है क्या? तो ट्रेड्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो फीचर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, जो अपने आप को दर्शा रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जा रहा है। कैसा फीचर है ये? तो ये फीचर है हाइट का, ये फीचर है आई कलर का, ये फीचर है ब्लड ग्रुप का। मेरा आई का कलर ब्राउन है हल्का, तो ब्राउन क्यों हुआ? क्योंकि मेरे मम्मी पापा के पास किसी ने एक के पास ब्राउन कलर का रहा होगा, तो ही मेरे पास ब्राउन कलर आया है।
अगर मेरा हाइट छोटा है तो मेरे मम्मी पापा में से किसी एक के पास वैसा जीन रहा होगा जिसके कारण मेरा हाइट क्या है, छोटा है। अब बात करते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स की एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स की। ट्रेड्स में दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनहेरिटेड एंड दूसरा है एक्वायर्ड। इनहेरिटेड क्या होते हैं, जो हमें बर्थ से ही होता है, हमारे अंदर, मतलब हम जब जन्म लिए तभी से। अब जन्म लेंगे तब कैसे हो सकता है, इसका मतलब है कि मेरे पेरेंट्स से वो चीज आए होंगे, जो गुण मेरे पेरेंट्स के अंदर होंगे वो चीज सीधा पास हो गए होंगे मेरे अंदर। अब गुण का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब वही बाल का कलर, आंख का कलर, ब्लड ग्रुप। इसमें एक एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं ईयर लोब का। किसी किसी में होता है अटैच ईयर लोब, किसी किसी में फ्री ईयर लोब। ये क्या होता है ना कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी ऑन होता है। मतलब अगर मेरे पापा का ब्लड ग्रुप ए है और मेरी मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है तो मेरा ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए ही होगा। और अगर मेरे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए बी हुआ तो बहुत सा चांसेस है, या फिर आई ओ हुआ अगर मेरे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप, तो बहुत सा चांसेस है कि मेरे बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए हो सकता है। तो ये क्या हुआ, जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है। किसके थ्रू कंट्रोल किया था, जिनके थ्रू कंट्रोल किया था। एग्जाम्पल तो बहुत सारा बता ही दिए अभी तक में। अब एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, वो जो हम एक्वायर किए, मतलब हम अपने जीवन में लाए, बाय बर्थ हमको नहीं दिया गया। बाय बर्थ मतलब ऐसा नहीं था कि हम बाय बर्थ ही पढ़े लिखे हो गए, नहीं, ये हम अपने जीवन में खुद इवॉल्व किए खुद को, मतलब खुद के अंदर ये चीज को लाए कि हम पढ़े लिखे, ये सब चीज मेरे अंदर हुआ। सिंगर जन्म लेते ही सिंगर नहीं बना, वो अपने गला पे बहुत सा प्रयास किया तब जाके सिंगर बना। अब जैसे कोई मान लो आर्म रेसलर है या फिर कोई जिम जाने वाला बॉडी बिल्डर है, तो क्या वो जन्म लेते ही एकदम एप्स वगैरह लेकर के 16 टोला लेकर के आ गया कि लो भाई ये देखो मेरा बॉडी, ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है, जिम ज्वाइन करते हैं, एक एज लिमिट के बाद अपने अंदर बॉडी को डेवलपमेंट करते हैं। तो ये सब क्या होता है, एक्वायर्ड ट्रेट होता है। ये मतलब कैरी ऑन नहीं हो पाता, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जा पाते हैं। अगर मेरे अंदर है तो मेरे बच्चों के अंदर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ मेरे अंदर ही होगा, मेरे बच्चों को क्या करना पड़ेगा, उस चीज को ग्रैब करना पड़ेगा। अब जैसे कोई डॉक्टर है तो उसका बच्चा डॉक्टर थोड़ी बन जाएगा, उसको तो पढ़ना पड़ेगा ना, पैदा लेते ही तो डॉक्टर नहीं बन जाएगा। तो यही होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स। जो ट्रेट्स ऑर्गेनिज्म के लाइफ टाइम में डेवलप होते हैं, वो इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल, इन सब के कारण से हो पाते हैं। एंड ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन नहीं होते हैं, साथ ही साथ ये जीन्स के थ्रू कंट्रोल भी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल वही बॉडी बिल्डर वाला। अब बात आती है अलील। अलील को समझने पहले से जो जीन हम बताए थे उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जीन क्या करता है, ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। अब ट्रेट्स बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ हाइट ही एक ट्रेट है, नहीं भाई, बहुत से ट्रेट है। तो अलील सिर्फ एक ट्रेट पे बात करता है, जैसे कि मान लीजिए हाइट, तो अलील सिर्फ किस पे बात करेगा, सिर्फ हाइट पे बात करेगा, या फिर सिर्फ वो आई के कलर पे बात करेगा, या फिर सिर्फ शेप पे बात करेगा। तो अलील का मतलब समझ में आया, अलील और जीन का डिफरेंस। अलील किसी एक पे बात करेगा, जीन सब पे बात करेगा, सारे ट्रेड पे बात करेगा। और अलील हमेशा पेयर में होगा। पेयर मतलब क्या होगा, जोड़ा। जैसे अब हाइट के साथ जोड़ा क्या होगा, हाइट मतलब क्या, हाइट के साथ हम लोग शेप को ले लेंगे, नहीं। हाइट अगर है तो हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। देखिए इसका मतलब समझिए, कैपिटल टी डोनेट करता है टॉल को, और स्मॉल टी डोनेट करेगा डॉर्फिज्म को, मतलब शॉर्ट हाइट को। शॉर्ट हाइट को डोनेट कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो कंडीशन हम आप लोग को दिखाए है ना, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाला, ये होमोजाइगस कंडीशन है, मतलब दोनों अलील सेम है। यहाँ पे दो दो अलील है, देखिए ये एक कैपिटल टी, ये एक अलील है, दूसरा कैपिटल टी, ये दूसरा अलील है, मतलब पेयर में ये है, क्या है, पेयर में अलील है। एक अलील ये, एक अलील ये, दो अलील है यहाँ ये और ये, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर में अलील प्रेजेंट होता है। इधर भी क्या है, पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो होमोजाइगस पे थे अभी हम लोग। होमोजाइगस मतलब दोनों अलील सेम होंगे, चाहे इस कंडीशन में देख लीजिए या फिर इस कंडीशन में, दोनों अलील कैसे सेम है। तो हेट्रोजाइगस क्या होंगे, दोनों अलील डिफरेंट होंगे। अब वो कैसे होंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये भी आपको शो करेगा टॉल को ही। अब ये टॉल क्यों शो करेगा ये बताने वाले अभी हम लोग। उससे पहले ये समझते हैं कि हेट्रोजाइगस में क्या हो गया, दोनों अलील डिफरेंट है। अब जो हम बोले कि ये टॉल ही क्यों शो करेगा, शॉर्ट क्यों शो करेगा भाई, यहाँ पे स्मॉल टी भी तो है, काहे से टॉल रहेगा, स्मॉल टी अपना नहीं दिखाएगा, तो नहीं नहीं दिखाएगा। स्मॉल टी अपना कैरेक्टरिस्टिक तभी दिखाएगा जब उसके सामने उसी के जैसा अलील प्रेजेंट होगा।
अब यहाँ पे इसके सामने इसी का जैसा एलील प्रेजेंट नहीं है तो ये दब जाएगा। मतलब जैसे भीगी बिल्ली है ना, शेर तभी बनती है जब अपने घर में होती है, वरना वो बाहर निकलती है ना तो भीगी बिल्ली बन जाती है। तो वही बात है, यहाँ पे ये है भीगी बिल्ली जो अपने घर में ही शेर बन के रह सकता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये भीगी बिल्ली बन जाता है। तो ये अपने आप को तभी शो करेगा जब क्या होगा, इसी के जैसा अलील इसको मिलेगा। वाइल ये जो कैपिटल टी वाला है, इसको कोई भी कंडीशन दे दो, कहीं भी छोड़ दो, कोई भी पिंजरा, ये हमेशा शेर ही रहेगा। मतलब ये अपने आप को हमेशा शो करेगा। तो इसी चीज को बोलते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट हमेशा अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, हेट्रोजाइगस में हो या फिर होमोजाइगस कंडीशन में हो। और रिसेसिव अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर पाएगा। अब आते हैं फादर ऑफ हेरिडिटी पे, सबसे मेन इंसान अभी तक के, मेंडल जी। मेंडल जी ने 3 लॉ दिया था, वो 3 लॉ अभी तक हम लोग को परेशान कर रहा है। दूसरा बात, मेंडल जी खुद थे मैथ बैकग्राउंड के और आए कहाँ, बायोलॉजी बैकग्राउंड में। क्या क्या किए, क्यों किए, किस पे किए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अब। व्हाट डिड मेंडल डू इन हिज एक्सपेरिमेंट? तो सबसे पहले उन्होंने पी प्लांट को लिया, प्योर ब्रीडिंग प्लांट को लिया, और उस पे इन्होंने क्या करवाया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया। क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो करवाए, साथ में जो भी ट्रेड्स निकले इसको उन्होंने ऑब्जर्व किया, F1 जनरेशन में भी, F2 जनरेशन में। अब उसका होता है जितने भी रिजल्ट्स है उससे सबको उन्होंने काउंट किया, और काउंट नॉर्मल तरीके से नहीं किए कि 1 2 3 4 ऐसे नहीं, मैथमेटिकली तरीके से काउंट किए थे। मैथमेटिकली तरीका तो 1 2 भी हुआ, लेकिन इनका अलग था, बहुत अलग था, वो सब देखेंगे। स्क्वायर वगैरह बना के किए थे ये लोग। अब ये क्या किया कि कुछ लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे इनहेरिटेंस के लिए, जिसको अभी तक अभी भी हमें पढ़ना है, वही चीज पढ़ना है। वाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट? मेंडल पी प्लांट को 7 रीजन से चूज किए थे, जिनमें हम लोग बस अभी 5 रीजन देखते हैं। पहला रीजन है कि क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इनमें दिखते हैं, मतलब जैसे इनका हाइट हो गया, इनका कलर हो गया, इनका सीड का शेप हो गया, ये सब हमें इजिली दिख सकते हैं। फूल का जो फ्लावर का जो कलर होता है वो हम इजिली देख सकते हैं। तो इजिली क्लियर कंट्रास्टिंग ट्रेट हमें पी प्लांट में दिखता है। सेकंड, पी प्लांट जो होते हैं ना, वो सेल्फ पोलिनेट, मतलब खुद से खुद में पोलिनेशन भी करवा सकते हैं, और क्रॉस पोलिनेट दूसरे प्लांट में भी पोलिनेशन करवा सकते हैं। दूसरे प्लांट मतलब ये नहीं कि आम के प्लांट के साथ, नहीं भाई, दूसरे प्लांट मतलब दूसरे पी प्लांट के साथ, 2 पी प्लांट में भी पॉलिनेशन हो सकता है, या फिर ये अपने में भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका लाइफ स्पैन कैसा होता है, छोटा होता है, 7 साल का ही होता है, 7 साल बाद मर जाता है। फिर दूसरा जनरेशन होगा, फिर तीसरा जनरेशन, और इंसान का कितना होता है, 50 साल 60 साल ऐसा होता है लाइफ स्पैन। तो आराम से वो अपने, मतलब एक जनरेशन, एक लाइफ स्पैन में मेंडल जी 50 साल की उम्र में 3 4 बार पी प्लांट पे ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन कर सकते थे। और साथ ही साथ पी प्लांट बहुत सारा नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है, और इजी टू ग्रो एंड मेंटेन भी होता है, इसमें कोई भी ज्यादा खर्चीला चीज नहीं है, बहुत इजीली हम इसे ग्रो और मेंटेन कर सकते हैं। देन व्हाई डिड मेंडल डू द एक्सपेरिमेंट? जरूरत क्या थी इन्हें, ये चाहते थे ये कि ट्रेड्स कैसे पास हो रहा है पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में, इन्हें ये जानना था। सेकेंड चीज, इन्हें रूल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में भी जानना था। थर्ड चीज, ये देखना चाहते थे कि ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट्स में क्या सिमिलरिटी एंड क्या डिससिमिलरिटीज रखता है, वो सब इन्हें एक्सप्लेन करना था। ये सब चीज इन्हें समझना था। एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु थे समझने को, चीज को लेकर के। साइंटिस्ट लोग होते भी हैं, नो डाउट। चलिए अब आते हैं इनके रूल के ऊपर। सबसे वीवीआई टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद सेकंड वीवीआई टॉपिक है हमारा सेक्स डिटरमिनेशन, वो तो लास्ट टॉपिक है। मेन टॉपिक पे हम लोग आते हैं, रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, या फिर मेंडल कंट्रीब्यूशन, या फिर मेंडल्स लॉ। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, पाइसम सटाइवम मतलब पी प्लांट। पहला लॉ था इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहला लॉ नाम से ही पता चला होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब जो डोमिनेंट होगा वही दिखेगा। इसमें क्या होता है, इच ट्रेट इज कंट्रोल बाय अ पेयर ऑफ अलील। पहले ही बता देते, अलील हमेशा क्या होगा, पेयर में होगा। सारा ट्रेट कैसे कंट्रोल होता है, तो एक पेयर ऑफ अलील के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। वन अलील इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। एक अलील क्या होगा, डोमिनेंट होगा, तो अदर क्या होगा, रिसेसिव होगा। एक F1 जनरेशन होगा, उसमें सिर्फ डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस कर पाएगा। मतलब क्या है, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन हुआ
तो जो डोमिनेंट होगा ना, F1 में सिर्फ वही दिखेगा। अगर डोमिनेंट टॉल है और उसके साथ साथ स्मॉल वाला टी भी आया हुआ है, कैपिटल टी और स्मॉल टी भी आया है, तो F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल ही दिखेगा, डॉर्फ नहीं दिखेगा कोई भी ऑफ स्प्रिंग। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हम इस चीज को देखेंगे अभी कैसे क्या होता है। दूसरा लॉ भी पढ़ लेते हैं यहीं पे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या है, द टू अलील ऑफ अ ट्रेट सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मतलब जो दो अलील था वो दोनों सेपरेटली क्या होंगे, निकल के आएंगे गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, नॉट थ्रू। ईच गैमेट कैरी ओनली वन अलील, हर गैमेट के अंदर क्या होगा, एक ही अलील होगा। दिस एक्सप्लेन द अपीयरेंस और रीअपीयरेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट इन F2 जनरेशन। ऐसे समझ में नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं आने वाला, भाषण लगेगा। तो हम लोग देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं। तो अब स्टार्ट करें हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए पहले F1 जनरेशन के बारे में हम लोग पहले पढ़ाई करेंगे, मतलब कौन सा, ये वाला इधर साइड वाला। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले होमोजाइगस कंडीशन लेंगे। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का मतलब होता है होमोजाइगस कंडीशन वाला प्लांट। यहाँ पे टोटली टॉल वाला लिए, होमोजाइगस कंडीशन लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, डॉर्फ वाला एंड टॉल वाला। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करवाएं। टॉल को पॉलिनेट करवा दिए डॉर्फ वाले के साथ, मतलब लंबे हाइट वाले को छोटे हाइट वाले के साथ पॉलिनेशन करवाएं। तो क्या होगा कि कैपिटल टी यहाँ से एक टी निकलेगा, यहाँ से भी एक टी निकलेगा, कैपिटल टी यहाँ पे आ गया, इधर से भी स्मॉल टी इधर निकलेगा, इधर से भी स्मॉल टी इधर निकलेगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाले कैपिटल टी का मल्टीप्लीकेशन इस स्मॉल टी के साथ होगा। तो इसका जब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इस वाले के साथ करेंगे तो सेम चीज लिखाएगा। वैसे ही इसका मल्टीप्लीकेशन इस वाले के साथ करेंगे तो वही चीज बार बार क्या होगा, वही चीज रिपीट होगा। देखिए F1 जनरेशन में क्या है, सब के सब एक जैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब डोमिनेंट कौन है, तो इनमें कैपिटल टी डोमिनेंट है। तो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। जो डोमिनेंट होगा वो अपने को एक्सप्रेस करेगा, तो प्लांट कैसा दिखेगा, हमें टॉल दिखेगा। अब इन्हीं में हम क्या करवा देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब F1 जनरेशन में ये क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन होगा। इस दोनों को उठाएंगे अब यहाँ पे, देखिए इस दोनों को यहाँ पे उठाए। क्रॉस का मतलब होता है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन करवा देना। यहाँ से निकलेगा दो अलील है तो दोनों में से एक एक अलील निकलेगा। एक अलील यहाँ आया, एक अलील यहाँ आ गया, सेम चीज यहाँ भी, एक अलील यहाँ एक अलील यहाँ। तो जो बोथ मतलब पेयर में जो अलील प्रेजेंट है उसमें से क्या क्या एक निकले, एक एक अलील निकले, तो इससे हम कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब जब हम लोग गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे ना तो एक अलील निकल करके आता है, इधर साइड से एक अलील, इधर साइड से एक अलील, ये दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। देखिए इस दोनों में मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या बनाया, टी टी बनाया। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहलाता है। अब ये टी इसके साथ भी क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये वाला टी इसके साथ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये टी इस स्मॉल टी के साथ करेगा तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन हुआ, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तीनों में क्या है, कैपिटल टी प्रेजेंट है, इसलिए तीनों क्या होंगे, टॉल होंगे। अब यहाँ पे क्या है, एक में क्या है कि दोनों के दोनों स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब डॉर्फ हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो कैरेक्टर में दिखते हैं, जो विजिबल हो, विजिबल मतलब क्या होंगे, जो हाइट होगा, जो कलर होगा, वही सब विजिबल होगा। तो यहाँ पे हमें क्या विजिबल है, हाइट विजिबल है, टॉल है कि डॉर्फ है। तो तीन प्लांट कैसे हैं, टॉल है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, और एक प्लांट कैसे, डॉर्फ है। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 का। अब वही अगर हम लोग जीनोटाइप का बात करें तो जीनोटाइप में क्या हो जाता है, जो अलील का कॉम्बिनेशन है उससे हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। F2 जनरेशन में देखिए यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी एक बार है, एक बार लिख देंगे, फिर रेशियो दे देंगे। फिर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो बार है तो 2, एंड लास्ट में एक बार है स्मॉल टी, तो रेशियो 1। जैसा जिसका रेशियो वैसे वैसे लिख देना है। रेशियो के नीचे आप लोग लिख देना, एक बार कौन सा था, तो कैपिटल टी, दो बार कौन सा था, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर एक बार लास्ट में कौन सा था, तो स्मॉल टी।
ठीक है, ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस पेज में वही चीज पढ़ना था। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, या फिर स्मॉल टी के साथ। ये इनहेरिटेड होता है पेरेंट से। जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 देखेंगे तो वही जो भी हम लोग निकाले 1:2:1। इस चीज को मैं पूरे अच्छे से डिफाइन कर चुकी हूँ। अब चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो हम लोग पढ़ेंगे तो वो थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करेगा। थर्ड लॉ तो अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है। डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ लेते हैं, उसके बाद थर्ड लॉ को भी देख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक को उठाएंगे। अभी तक तो बस एक ही कैरेक्टरिस्टिक उठाए थे, हाइट वाला। अब यहाँ पे दो उठाएंगे। दो कौन कौन से हैं? तो पहला हम लोग उठाएंगे शेप। क्या उठा रहे हैं पहला? शेप। शेप कैसा? तो राउंड या फिर रिंकल्ड। दूसरा है सीड कलर। शेप सीड का ही था, कलर भी हम लोग क्या ले रहे हैं? सीड का ही ले रहे हैं। यहाँ पे कैसे हो जाएंगे? येलो एंड ग्रीन, दो वाला हम लोग ले रहे हैं। मतलब या तो सीड का शेप कैसे होगा? राउंड होगा या फिर रिंकल्ड होगा। सीड का कलर क्या होगा? या तो येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। अब हम लोग येलो को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई के साथ, और ग्रीन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई के साथ। राउंड को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर एंड कैपिटल आर के साथ, और रिंकल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर एंड स्मॉल आर के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी वही चीज है, मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अच्छे से दिमाग को चारों तरफ से खोल लेना है और इस चीज को हमें देखना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए? होमोजाइगस कंडीशन लिए हैं। होमोजाइगस कंडीशन मतलब यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर ले लिए, ठीक है। और इधर था स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। स्मॉल वाई और स्मॉल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ग्रीन एंड रिंकल सीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर राउंड एंड येलो सीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पे अब क्या होगा? अलील सेग्रीगेट होगा। सेग्रीगेट मतलब समझ में आ रहा है ना? अलील निकलेगा यहाँ से। तो यहाँ से जब निकलेगा तो एक तो कैपिटल वाई निकलेगा, एक क्या निकलेगा? कैपिटल वाई निकलेगा, और दूसरा क्या निकलेगा? कैपिटल आर निकलेगा। इधर साइड से क्या निकलेगा? एक तो स्मॉल वाई निकलेगा और दूसरा स्मॉल आर निकलेगा। अब इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर। प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है वही चीज। तो ये मेरा क्या बन गया? F1 जनरेशन बन के तैयार। ये क्या था? F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में हम लोग क्या करवाएंगे? पॉलिनेशन करवाएंगे F1 जनरेशन में। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? अलील को सेपरेट करेंगे। अब यहाँ कैसे करेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक और सेम जैसा ले लेंगे। अब अलील को हम लोग इसमें से निकालेंगे। पहला ये कैपिटल वाई इस आर के साथ जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा? दूसरा कॉम्बिनेशन होगा ये जो वाई दिख रहा है, ये वाई इस आर के साथ जाएगा। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया? स्मॉल वाई कैपिटल आर। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन देखना। तीसरा कॉम्बिनेशन में कैपिटल वाई को हम लोग लेंगे इस स्मॉल आर के साथ। तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब हम लोग चौथा कंडीशन बनाने वाले हैं। चौथा कंडीशन में क्या हो जाएगा? स्मॉल वाई को लेंगे स्मॉल आर के साथ, स्मॉल वाई स्मॉल आर। चार कंडीशन बन गए हमारे पास, रेडी। दिख रहे हैं? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। इनके बीच में हमने क्या करवाया था? पॉलिनेशन करवाया था। अब जैसे जैसे मैं लिखी हूँ ना, लाइक इस सीरीज में जो जिस सीरीज में मैं लिख रही हूँ उसी सीरीज में आप लोग लिखना। इस तरीके से ऊपर में भी लिखना है
और सेम इसी तरीके से आप लोग को साइड में भी लिखना है। इस साइड में, इधर साइड में दिख रहा है, इस साइड में भी जैसा ऊपर में लिखा हुआ है डिट्टो कॉपी पेस्ट इधर भी होगा। इस चीज को बना के समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जो ऊपर में मैं लिखी थी वही इधर साइड भी लिखा हुआ है। और अलील का फॉर्मेशन कैसे करना है बता दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लीकेशन करते जाना है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन। ये y इस y के साथ मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल आर मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर इस y को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले y के साथ, तो कैपिटल Y स्मॉल y। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल आर। वही चीज हम लोग फॉलो करते जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो कैपिटल Y कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे ही पूरा बॉक्स हम लोग फिल कर लेते हैं पहले। तो देखिए इस बॉक्स को मैं पूरा भर चुकी हूँ। अब इस बॉक्स को भरने के बाद जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस में। अब निकालेंगे कैसे, तो इसका एक ट्रिक होता है। देखिए जो अभी लाइन बनाएंगे उस लाइन पे ध्यान से देखना है, या फिर आप लोग इस तरीके से फोकस करिए। ये जो लाइन है ना, मतलब जो लाइन ड्रॉ कर रही हूँ उस लाइन पे जो भी आएंगे वो सारे ही सारे येलो एंड राउंड कलर के होंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उनमें डोमिनेंट जीन कौन सा होगा, सॉरी डोमिनेंट अलील कौन सा होगा, कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर। कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर प्रेजेंट होंगे तो कैसे होंगे वो, येलो एंड राउंड। देखिए इसमें किसमें अब कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर है, अब हम लोग चूज करते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर। जल्दी जल्दी सबको आइडेंटिफाई करना है कहाँ कहाँ है। कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर। जो मैं लाइन बनाई थी क्या उसी लाइन पे है, उसी लाइन पे है। तो यहाँ से आपको कैसे पता चल गया कि इस ट्रायंगल में जो भी प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, येलो एंड राउंड। अब हम लोग किसको खोजेंगे, अब हम लोग खोजेंगे येलो एंड रिंकल्ड। ठीक है, येलो एंड रिंकल्ड रहने के लिए क्या होगा, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर। कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर को हम लोग को खोजना है। तो कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो ये भी क्या है, ट्रायंगल में ही है। इस तरीके के ट्रायंगल में जो भी प्रेजेंट है वो कैसे हैं, येलो एंड रिंकल्ड। पहला ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल नीचे वाला। इस ट्रायंगल के जस्ट नीचे जो ट्रायंगल बनेगा उसके लाइन पे जो भी रहेंगे आप लोग देख लेना। पहले वाले ट्रायंगल पे येलो एंड राउंड रहेंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल पे येलो एंड रिंकल्ड रहेंगे। अब जो बच गए ये और ये, यहाँ पे ग्रीन एंड राउंड रहेंगे। तो ग्रीन एंड राउंड के लिए कैसे चाहिए, स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर। तो खोजते हैं है कि नहीं, स्मॉल वाई है कैपिटल आर भी है, स्मॉल वाई है कैपिटल आर भी है, स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो देखिए ये जो होगा ना इसके पास वर्टेक्स पे जाइएगा, इस ट्रायंगल के पास वर्टेक्स पे आना है। जहां पे वर्टेक्स होगा वहां पे क्या होंगे, ग्रीन एंड राउंड, ग्रीन एंड राउंड। वर्टेक्स पे बस ग्रीन एंड राउंड फिनोटाइप आपको मिलेगा। और इसमें बस एक ही ऐसा होगा जो ग्रीन एंड व्रिंकल्ड मिलेगा। ग्रीन एंड व्रिंकल्ड मिलने वाला कैसा होगा, बस एक। यहाँ पे कितने हैं, येलो एंड राउंड में कितने थे, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कैसे हैं, तो राउंड एंड येलो लिख भी लेते हैं यहाँ पे। 9 है येलो एंड राउंड वाले। और उसके बाद और कौन सा खोजा था हमने, ये वर्टेक्स वाले खोजे थे। वर्टेक्स पे कौन से थे, ग्रीन एंड राउंड। तो ये कितने थे, 3। और कौन सा खोजे थे, एक लास्ट वाला था जो ग्रीन एंड रिंकल्ड था। बाकी 3 कैसे थे, यहाँ पे जो 3 थे वो येलो एंड रिंकल्ड थे। तो ये भी कितने थे, 3 थे। मिल गया, फिनोटिपिक रेशियो तो मिल गया। अब जीनोटिपिक रेशियो आप लोग को देखना होगा कहाँ कहाँ पे कितने अलील सेम है, उन सब से आप लोग को पूरा बनाना होगा जीनोटिपिक रेशियो। ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग करना। अब चलते हैं थर्ड लॉ पे, जो थर्ड लॉ अभी तक रह चुका था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, जब हम एक से ज्यादा ट्रेट लेते हैं, 2-3 ट्रेट लेते हैं, तो हर अलील अपने आप को शो करेगा। जैसे कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग एक क्या किए थे, येलो कलर लिए थे और एक राउंड शेप लिए थे।
तो येलो कलर का भी एलील निकला था और राउंड शेप का भी एलील निकला था। तो वही चीज़ कहता है, जैसे जब सेग्रीगेट किए इस वाले में, तो यहाँ पे कैपिटल वाई भी निकला, कैपिटल आर भी निकला, दोनों अलग अलग निकला। ऐसा नहीं है ना कि डिपेंड हो गया इस पे, ये दोनों इंडिपेंडेंटली निकले हैं बाहर। मतलब ऐसा नहीं था कि कैपिटल वाई बोला कि "ए, तुम मत निकलो आर जी, हम सिर्फ निकलेंगे, तुम मत निकलो", ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे दोनों ही निकले हैं, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस किए हैं। तो वही चीज़ थी, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम लोग देखते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम लोग देखते क्या है कि अलील ऑफ डिफरेंट ट्रेट सेपरेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट डजंट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर। मतलब जो कैपिटल वाई निकला था उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था कैपिटल आर पे। एग्जाम्पल में सीड कलर एंड सीड शेप इन पी प्लांट देख लिए ये चीज। तो यही था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब चलते हैं हम लोग इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक पे, सेक्स डिटर्मिनेशन पे। सबसे लास्ट टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है, बोर्ड में आने के चांसेस भी होते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से देखना। ह्यूमन के अंदर जनरली 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से जो 22 क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे बॉडी के अदर स्ट्रक्चर बनाते हैं। जितना भी बॉडी हमारा वो स्ट्रक्चर 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से बनता है। जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो क्या करता है, हमारा गैमेट का फॉर्मेशन करता है, आगे चल के आता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और वो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए, फीमेल हमेशा एक्स वाई क्रोमोसोम कैरी करती है। फीमेल में कभी भी दूसरा कोई क्रोमोसोम नहीं आएगा, उसके अंदर हमेशा एक्स वाई होगा। वाइल जो मेल होंगे उनके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे। ये है मदर और ये है फादर। मदर के पास क्या है, हमेशा एक्स एक्स है, फादर के पास क्या है, एक्स वाई है। अब यहाँ पे सेग्रीगेशन होगा, एक्स निकलेगा और इधर क्या होगा, एक्स निकल सकता है या फिर वाई निकल सकता है ना। देखिए मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए सिंपली, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स एक्स, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स वाई। समझ में आई बात। इसका करेंगे इसके साथ, इसका करेंगे इसके साथ, तो रिजल्ट वही निकलेगा। अब अगर एक्स एक्स निकला तो ये फीमेल हो गई और एक्स वाई निकला तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, फादर के क्रोमोसोम पे कर रहा है कि फादर का जो क्रोमोसोम है, स्पर्म कौन सा क्रोमोसोम लेके आ रहा है, एक्स लेके आ रहा है या फिर वाई लेकर के आ रहा है। अगर वाई लेके आएगा तो ऑब्वियसली है कि मेल बनेगा। अगर फादर का स्पर्म एक्स क्रोमोसोम लेकर के आ रहा है तो फीमेल बनेगी, क्योंकि मदर तो हमेशा एक्स ही ना देगी, वो थोड़ी वाई दे देगी। तो एक बहुत ही बड़ा मिथ है विलेज वगैरह में कि सेक्स जो होता है बच्चे का वो डिटरमाइन माँ करती है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ के ऊपर कभी ये चीज नहीं होता है कि है ना वो बच्ची को जन्म दे रही है या फिर बच्चे को, मतलब एक मेल को या फिर फीमेल को। अगर आप किसी को इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कहोगे तो वो फादर होगा, ये फादर के क्रोमोसोम पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन हमें फादर को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस चीज को समझने की जरूरत हमें है, और अगर हम समझते हैं तो हमें दूसरों को समझाने की जरूरत है कि इसमें कोई भी डिपेंड नहीं है, जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, हमें अपनाना चाहिए, ना कि उसे डिसएग्री करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए चैप्टर यहीं पे है खत्म। बहुत इजी चैप्टर था, बहुत इजीली कंप्लीट भी हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले रिप्रोडक्शन। सुनने में इजी है लेकिन है बहुत लेंदी, बहुत ज़्यादा लेंदी। वो चैप्टर ऑलमोस्ट शायद 2 लेक्चर में चला जाए, तो कोई इतना टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजीली निकल जाएगा। टिल देन इस चैप्टर को पढ़िएगा आप लोग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।